हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय, राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा पर। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा हित होता है और हर राष्ट्र इस हित को पूरा करता है पारंपरिक रूप से सेनाओं का गठन करके या अस्त्र शस्त्रों का भंडार विकसित कर, सुरक्षा संबंधी अभिकरणों का गठन कर और सुरक्षा के विषय में रणनीतियां अपनाकर। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का संबंध है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्यों जरूरी है किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और कैसे की जाए इसकी सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर यह है कि राष्ट्रों को सुरक्षा की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि दूसरे राज्यों की प्रवृत्ति आक्रमणकारी होती है। किसी राज्य द्वारा किए गए आक्रमण से बचने के लिए एक राष्ट्र को सुरक्षा रणनीति अपनानी पड़ती है, सेनाओं का गठन करना पड़ता है ताकि वो अपने नागरिकों की आक्रमण से सुरक्षा कर सके। क्योंकि सुरक्षा के वातावरण में ही एक राष्ट्र अपने नागरिकों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। जब राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं होगा, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, राष्ट्र के नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगे, भयाक्रांत रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य गतिविधियां हैं सार्वजनिक जीवन की, नागरिक जीवन की, उन गतिविधियों में बाधा पहुंचेगी और एक राष्ट्र विकास के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकेगा। समसामयिक दौर में हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के अलावा बहुत सारी ऐसी गैर पारंपरिक चुनौतियां भी राज्यों के समक्ष आ रही हैं, जो गैर राज्य अभिकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। यानी अब राष्ट्र केवल दूसरे राष्ट्रों के आक्रमण से भयभीत नहीं है, उन्हें दूसरे राज्यों के आक्रमण से ही अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं करनी है, बल्कि बहुत से ऐसे तत्व, बहुत से ऐसे संगठन, बहुत सी ऐसी प्रवृत्तियां दुनिया भर में व्याप्त हो रही हैं, जिनके कारण एक देश के नागरिकों का जीवन संकट में है, उनकी सुरक्षा संकट में है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण विश्वव्यापी आतंकवाद की घटनाएं हैं। आतंकवादी किसी देश के, खास देश के नागरिक नहीं होते, बल्कि आतंक की प्रवृत्ति ही अलग होती है और इस प्रवृत्ति का उद्देश्य किसी भी देश के नागरिक के अंदर भय पैदा करना है ताकि वो अपना सामान्य जीवन न जी सके। और यही जब चरम रूप में आता है, दिखाई देता है, तो लोगों के लिए जानलेवा भी बन जाता है। आतंकवादी हिंसक घटनाओं के कारण बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और जो लोग, जिनकी जान सुरक्षित भी रह पाती है, वो भी भय से ग्रस्त हो जाते हैं, आतंक के साए में जीते हैं कि आज कुछ लोगों की बारी आई है, कल को हमारी भी बारी आ सकती है, हमारा भी
जीवन संकट में पड़ सकता है अगर आतंकवादी गतिविधियां ऐसे ही जारी रहीं तो। मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। एक देश से दूसरे देश में मादक द्रव्यों को गैर कानूनी तरीके से नागरिकों को मुहैया कराया जा रहा है और धीरे धीरे उनका जीवन हरा जा रहा है, क्योंकि मादक द्रव्यों को लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कुंठित होता जाता है और मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता जाता है। तो ये भी नागरिकों की सुरक्षा के समक्ष एक बड़ा संकट है, राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष बड़ा संकट है। इन संकटों पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि समसामयिक दौर में कौन सी चुनौतियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष। इन सारी चुनौतियों को देखते हुए आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है, एक राष्ट्र इस बात की कोशिश में लगा रहता है कि कैसे वो अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाए, कैसे वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करे। ये सुरक्षा की चिंता अब व्यापक होती जा रही है और ये अब सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा की चिंता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवीय सुरक्षा की चिंता में परिवर्तित हो गई है। सीमाएं सुरक्षित होने के बावजूद मनुष्यों का जीवन, नागरिकों का जीवन, उनका स्वास्थ्य संकट में है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है और इसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। इन कारणों के संदर्भ में, इन नई प्रवृत्तियों के संदर्भ में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, आणविक हथियार, रासायनिक हथियार, इन सब के कारण अब सुरक्षा के विषय पर भी पारंपरिक तरीके से हटकर विचार किए जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। और ऐसी स्थिति में सामूहिक सुरक्षा का जो विचार है कि सभी राष्ट्र, सभी नागरिक मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करें, एक दूसरे के लिए सुरक्षा का वातावरण तैयार करें, ये सामूहिक सुरक्षा का विचार अब पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। तो समय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार, राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा भी बदली है। पहले ये केवल राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित थी, लेकिन आज ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक हो गई है। और यही वजह है कि इस सुरक्षा की प्राप्ति के लिए अलग अलग रणनीतियां, अलग अलग उपाय विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के द्वारा, वैश्विक संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये कैसे डेवलप हुई, कैसे इसका विकास हुआ, अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो हम ये पाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा का इतिहास दो प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में विकसित रहा है, विकसित हुआ है। पहली प्रवृत्ति क्या थी? वो थी राष्ट्र राज्य की धारणा, जिसके अंतर्गत ये माना गया कि एक राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस संबंधित राष्ट्र राज्य की सरकार की है। और दूसरी जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है वो ये है कि किसी भी राष्ट्र के नागरिक की सुरक्षा केवल उस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उस राज्य की जिम्मेदारी नहीं है जिस राज्य में वो नागरिक रहता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए, बनी भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आप जानते हैं। इनके द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं एक वैश्विक सरकार के रूप में, उन नियमों के माध्यम से विश्वव्यापी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।
केवल उस सरकार पर ही निर्भर न रहा जाए जिस सरकार के द्वारा अपने नागरिकों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया जाता है, बल्कि ये दायित्व पूरी दुनिया के सभी नागरिकों, सभी सरकारों का बनता है कि वो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील बने, संवेदनशील बने। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो आधुनिक विचार है, वो 17वीं शताब्दी में यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध में और इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान उदित हुआ। 30 वर्षों तक युद्ध चलने के बाद और खासतौर से इंग्लैंड में जब गृह युद्ध शुरू हुआ, राजतंत्र समर्थकों और प्रजातंत्र समर्थकों या संसद समर्थकों के मध्य, उस गृह युद्ध के दौरान ये विचार मुखरित हुआ कि राष्ट्र की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा का व्यवस्थित प्रयत्न किया जाना चाहिए, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये प्रयास होने चाहिए कि हर राष्ट्र की सुरक्षा संभव हो सके, हर राष्ट्र अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के, विकास करने के, समृद्धि को प्राप्त करने के काबिल बन सके। इस बात पर पहली बार आधुनिक युग में 17वीं शताब्दी में विचार किया गया और ये विचार सामने आया इन युद्धों के कारण। 1648 में वेस्टफालिया की संधि एक महत्वपूर्ण संधि थी और इस संधि के माध्यम से ये विचार व्यक्त किया गया कि जो भी राष्ट्र राज्य है उसको न केवल घरेलू मामलों में संप्रभुता प्राप्त है बल्कि बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो संप्रभु है। घरेलू मामलों में संप्रभुता का मतलब है कि एक राज्य की सरकार अपने नागरिकों के लिए कोई भी कानून बनाने में स्वतंत्र है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, वो सर्वोच्च है और जैसी जरूरत वो समझती है अपने नागरिकों के लिए वैसे कानूनों का निर्माण कर सकती है। उसकी सत्ता सर्वोच्च सत्ता है आंतरिक मामले में। जैसे भारत की सरकार अपने घरेलू मामलों में संप्रभु है, इसका मतलब यह है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का कानून बनाने में सर्वोच्च है। उसको किसी बाहरी सत्ता के द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है। तो न केवल आंतरिक क्षेत्र में सरकार सर्वोच्च है किसी देश की, बल्कि बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से भी नियम बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करेगी, सीमाओं की रक्षा कैसे करेगी, नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेगी, इस विषय में वो जो नियम बनाएगी उस नियम को बनाने के लिए वो स्वतंत्र है, सर्वोच्च है। उसे किसी बाहरी विदेशी ताकत के अधीन नहीं रहना चाहिए। ये होती है बाह्य संप्रभुता। तो आंतरिक संप्रभुता के साथ साथ बाह्य संप्रभुता का विचार 1648 की वेस्टफालिया संधि के माध्यम से आया और इस संधि के द्वारा ये विचार भी स्थापित किया गया कि एक राष्ट्र की सुरक्षा बेहतर ढंग से अगर की जानी है तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से कायम की जा सकती है। कैसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था? जिसमें सभी राष्ट्रों को समान समझते हुए उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान किया जाए। इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इस संधि के माध्यम से कहा गया कि जिस सिस्टम के अंतर्गत छोटे बड़े, धनी निर्धन, विकसित विकासशील, अल्प विकसित सभी राष्ट्रों को समान समझा जाए, सभी राष्ट्रों के नागरिकों को समान समझा जाए और उस राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान सभी राष्ट्र करें। एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करता है
उसकी सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करता है, तो वो कभी भी उस पर आक्रमण नहीं करता। और जब आक्रमण नहीं होगा, तो राष्ट्र स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो जाता है। तो ये कहा गया कि इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जाना चाहिए ऐसा, जिसमें हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करे, उसके वजूद का सम्मान करे, उस राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, इस बात का सम्मान करे। और नागरिक जो हैं विभिन्न राष्ट्रों के, वो धर्म आदि के नाम पर एक दूसरे के जीवन का हरण न करें। आप जानते हैं कि यूरोप लंबे समय तक धार्मिक आधार पर विवाद का, संघर्ष का एक अखाड़ा रहा है। धार्मिक आधार पर दुनिया में लंबे समय तक लड़ाइयां हुई हैं विभिन्न धर्मावलंबियों के मध्य, अपने धर्म को ज्यादा महत्व प्रदान करने की दृष्टि से। आज भी हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, ये लड़ाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अब भी जारी है। तो ये माना गया कि अगर धर्म के नाम पर लड़ाई बंद हो जाए, धर्म के नाम पर जो खून खराबा हो रहा है वो रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रों की सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो वेस्टफालिया की संधि के माध्यम से दो बातें कही गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी है कि एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कायम की जाए जो समानता के सिद्धांत पर आधारित हो, राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांत पर आधारित हो। और दूसरी बात ये कही गई कि विभिन्न देशों के नागरिक धर्म के नाम पर संघर्ष न करें, धर्म के नाम पर हिंसा का रुख अख्तियार न करें। ये दो साधन अपनाने से, ये दो तरीके अपनाने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो 17वीं शताब्दी में इस रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार सामने आया। आगे 18वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि सुप्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पुनर्जागरण आंदोलन से प्रेरित होकर एक धर्मनिरपेक्ष सुरक्षा का विचार सामने रखा। यूरोप में मध्य युग के बाद पुनर्जागरण आंदोलन, पुनर्सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें मानवीय विवेक पर, मानवीय तर्क क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया गया था और धार्मिक अंधविश्वासों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की गई थी। और इसी के साथ साथ धर्म सुधार आंदोलन भी शुरू हुआ था, जिसमें धर्म में जो बुराइयां आ गई थी, धार्मिक कर्मकांड उदित हो गए थे विभिन्न धर्मों के अंतर्गत, उन बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया। खासतौर से ईसाई धर्म में जो बुराई आ गई थी उसको दूर करने के लिए। तो इस वातावरण में इमैनुअल कांट ने राष्ट्रीय सुरक्षा का एक आदर्शवादी विचार सामने रखा। 1795 में एक लेख लिखा, जिस लेख का शीर्षक था परपेचुअल पीस, अ फिलोसॉफिकल स्केच। इस लेख में उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि राष्ट्र राज्य की व्यवस्था के स्थान पर एक प्रबुद्ध वैश्विक व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। अभी तक राष्ट्र खुद अपनी सुरक्षा करते थे कि एक राज्य के नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व उस राष्ट्र की सरकार पर है, ये माना जाता था। तो इस पारंपरिक धारणा के स्थान पर कांट ने क्या कहा कि राष्ट्रों की सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के माध्यम से ज्यादा अच्छी तरह प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि वेस्टफालिया संधि के माध्यम से भी इसका आधार तैयार किया गया था। कांट ने ये स्पेशली कहा कि राष्ट्र राज्यों को ये करना चाहिए
कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को गौर समझें और दुनिया के अन्य राष्ट्रों के जो सामान्य हित हैं, उन सामान्य हितों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करें। और इसके लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण किया जाए, जिन कानूनों के माध्यम से सभी राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और राष्ट्र इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें। अगर ऐसा होता है, एक वैश्विक सरकार बनती है, वैश्विक व्यवस्था कायम की जाती है, जिसके द्वारा राष्ट्रों के लिए कानून बनाए जाते हैं और राष्ट्र उन कानूनों का पालन करते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा है, समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ है। इमैनुअल कांट को एक आदर्शवादी विचारक माना जाता है, शांतिवादी, मानवतावादी विचारक माना जाता है, और उनके ये जो विचार है वो यथार्थवादियों के विचार से भिन्न है। यथार्थवादी विचारक क्या मानते हैं? मॉर्गन तो एक यथार्थवादी विचारक है। वो ये कहता है कि राष्ट्र को अपने हित को सर्वोच्च प्रमुखता देनी चाहिए। राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए जो भी साधन अपनाने पड़े, उन साधनों को अपनाया जाना चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा ये कहती है कि एक राष्ट्र के हित के साथ साथ दुनिया के सभी राष्ट्रों के सामान्य हितों का महत्व है और सभी राष्ट्रों को उस सामान्य हित की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ये दोनों ही विचारधाराएं साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें देखने को मिलती हैं। बहुत से राज्य भी हमें ऐसे मिल जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो अन्य राष्ट्र मौजूद हैं, उनको उनके हितों का ध्यान रखते हैं, उनकी समस्याओं का ध्यान रखते हैं। और ऐसे राष्ट्र भी मिल जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए, उनका उल्लंघन करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों पर ही केंद्रित रहते हैं। तो ये जो दो प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, कौन सी प्रवृत्तियां? राष्ट्र राज्य के नेतृत्व में सुरक्षा का विचार और वैश्विक सरकार के नेतृत्व में, वैश्विक व्यवस्था के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राप्ति का विचार। ये दोनों प्रवृत्तियां आज एक डिबेट के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। किस बात की डिबेट? किस बात का वाद विवाद? राष्ट्र राज्य बनाम अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। राष्ट्र महत्वपूर्ण है या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये डिबेट का इशू बन गया है। अमेरिकी उदारवादी विचारक जहां संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय शासन का पक्ष लेते हैं, आप जानते हैं कि वैश्विक सरकार के रूप में राष्ट्रों की सहमति से संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था का गठन किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से दुनिया में शांति कायम करने की कोशिश की जाती है, सामूहिक सुरक्षा का प्रयास किया जाता है। अब ये प्रयास कितने कारगर हो पाते हैं, ये अलग डिबेट का विषय है। फिलहाल ये जो दो प्रवृत्तियां हैं, ये दो प्रवृत्तियां या विचार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधुनिक विचार के केंद्र में हैं कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राप्ति के लिए क्या रणनीतियां
अपनाई गई वैश्विक स्तर पर? क्या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं की गई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विशेष रूप से, और उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत नए सिरे से अनुभव की गई, क्योंकि दो विश्व युद्धों के दौरान जनता को, पूरी दुनिया भर की जनता को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था जो उसके लिए अनूठी थी। विश्व युद्ध इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये युद्ध भले ही राष्ट्रों के दो गुटों के मध्य लड़े गए थे, लेकिन इनका असर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरी दुनिया पर पड़ा था। पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो शहरों पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम दागा गया था, जिसका असर आज भी कितने वर्षों के बीतने के बाद भी देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के समक्ष ये यक्ष प्रश्न उपस्थित हुआ कि अगर ऐसे ही परमाणु युद्ध भविष्य में भी हुए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अब तक हमने सभ्यता और संस्कृति के नाम पर जो कुछ अर्जित किया है मानवता ने, दुनिया ने, वो सब चंद सेकंड में ही समाप्त हो जाएगा। तो मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए ये जरूरी है कि ऐसे युद्ध दोबारा ना हो, उन्हें रोकने की कोशिश की जाए। राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटीड व्यवस्था की जाए, इस बात पर फोकस किया गया। तो कैसे की जा सकती है राष्ट्रों की सुरक्षा ताकि तीसरा महायुद्ध ना होने पाए? उसके लिए सबसे पहले जो तरीका अपनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो था सैनिक गुटबंदियों का। सैनिक गुटबंदियां क्या होती हैं? सैनिक गुटबंदी के तहत कुछ राष्ट्र आपस में मिलकर एक संधि समझौता करते हैं और उस संधि समझौते के माध्यम से एक दूसरे की सुरक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। संकल्प लेते हैं कि अगर इस गुट में शामिल किसी भी राष्ट्र पर कोई आक्रमण होता है या कोई किसी भी तरह की आपदा आती है, किसी भी तरह का सुरक्षा के सामने संकट उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सभी राष्ट्र मिलकर उसकी मदद करेंगे, उसको अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति करेंगे। इस तरह की सैनिक गुटबंदी बनाई गई। इससे पहले भी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांसीसी गणतंत्र और रूसी साम्राज्य के मध्य फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही एक त्रिगुट की स्थापना हुई थी, जिस त्रिगुट के अंतर्गत इन तीनों देशों ने यह संकल्प लिया था कि अगर इनमें से किसी के ऊपर भी आक्रमण होता है या उनकी सुरक्षा को खतरा होता है, तो दूसरे जो दो राष्ट्र हैं वो मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे। अगर रूस पर आक्रमण होता है तो ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर उसकी सहायता करेंगे। फ्रांस पर आक्रमण होता है तो ब्रिटेन और रूस मिलकर सहायता करेंगे। और अगर ब्रिटेन पर आक्रमण होता है तो फ्रांस और रूस मिलकर अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से या अन्य जिस भी तरह की सहायता की जरूरत होगी वो उसकी सहायता करेंगे। तो इस तरह सैनिक गुटबंदियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की सुरक्षा का प्रयत्न किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि ये सैनिक गुटबंदियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी बहुत सारे सैनिक गठबंधनों का निर्माण हुआ। जैसे इन सैन्य गठबंधनों में नाटो और वार्सा पैक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे।
नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस संधि संगठन में जो पूंजीवादी देश थे यूरोप के, वो सब सम्मिलित थे अमेरिका के नेतृत्व में। इस संधि संगठन का गठन किया गया और ये कहा गया कि नाटो देशों के ऊपर अगर किसी का भी आक्रमण होता है, खास तौर से इन्हें डर था सोवियत गुट के आक्रमण का। आप जानते होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में विचारधारा की लड़ाई दिखाई देती है, जिसको शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। एक तरफ साम्यवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, और दूसरी तरफ उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। तो ये दोनों विचारधाराएं और इन विचारधाराओं को मानने वाले देश आपस में संघर्षरत दिखाई देते हैं और इस संघर्ष का संचालन खास तौर से इन सैन्य गुटों के माध्यम से किया गया। एक तरफ साम्यवादी देशों ने रूस के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें साम्यवादी देश शामिल थे, और इन्होंने ये संकल्प लिया कि अगर नाटो देशों के द्वारा, पूंजीवादी देशों के द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है तो सभी साम्यवादी देश मिलकर आक्रांता या आक्रांत राष्ट्र की सहायता करेंगे। ऐसे ही दक्षिण पूर्वी एशिया में भी एक सैन्य संगठन बनाया गया, जिसको सीटो के नाम से जानते हैं। मध्य एशिया में सेंटो बनाया गया। तो इन सैनिक गुटबंदियों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, विभिन्न राष्ट्रों की रक्षा का प्रयत्न किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी, एक रणनीति थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों की सुरक्षा को कायम रखने के लिए। दूसरी जो स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए, वो थी सामूहिक सुरक्षा की धारणा। इस सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया। वो अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी देश इसके सदस्य हैं, वो सभी सदस्य इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण होता है, लगभग 200 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, इन 200 में से अगर किसी भी राष्ट्र पर सुरक्षा की दृष्टि से संकट आता है, आक्रमण की घटना होती है या आतंकवादी घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में, उसकी सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में मिलकर उसकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से सामूहिक सुरक्षा का कंसेप्ट सामने आया कि हर राष्ट्र को अलग अलग अपनी सुरक्षा व्यवस्था करने की जरूरत उतनी नहीं है जितनी इस बात की है कि सभी राष्ट्र मिलकर दूसरे राष्ट्रों की सहायता करें, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के नेतृत्व में। तो सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र घोषित किया गया कि एक सबके लिए है और सब एक के लिए है। एक राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी की सुरक्षा के लिए कार्य करे, और सभी राष्ट्रों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी एक राष्ट्र की सुरक्षा भी संकट में है तो उसके लिए सब मिलकर प्रयत्न करें। मॉर्गेंथो ने क्या कहा सामूहिक सुरक्षा के विषय में कि सामूहिक सुरक्षा की जो सक्रिय प्रणाली है उसमें सुरक्षा की समस्या अब किसी राष्ट्र की व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गई है, जिसका ख्याल अस्त्र शस्त्रों या राष्ट्रीय सेनाओं के दूसरे अंशों से किया जा सके। अब क्या है, सुरक्षा का संबंध सभी राष्ट्रों से है। वे प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा का ख्याल सामूहिक रूप में करेंगे
जैसे उनकी अपनी ही सुरक्षा खतरे में हो। और सामूहिक सुरक्षा का ये विचार आज हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संगठन के नेतृत्व में क्रियाशील है। तो ये एक धारणा थी, एक रणनीति थी अंतरराष्ट्रीय जगत में राष्ट्रों की सुरक्षा को कायम रखने के लिए। सुरक्षा का कंसेप्ट जब डेवलप हुआ, सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा जब विकसित हुई, तो हम देखते हैं कि अब वैश्विक सुरक्षा का कंसेप्ट आ गया है। ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, ग्लोबल सिक्योरिटी की रणनीति अपनाई जा रही है राष्ट्रों की सुरक्षा को कायम रखने के लिए। और वैश्विक सुरक्षा का ये विचार शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अस्तित्व में आया है। 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया में शीत युद्ध चला, विचारधाराओं की लड़ाई चली, लेकिन 1991 में जो सोवियत गुट था, जो साम्यवादी गुट था, वो कमजोर पड़ गया और उसने शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस शीत युद्ध में मान लिया गया कि उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा की जीत हुई है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब वैश्विक सुरक्षा की धारणा सामने आ रही है। अब गुटीय सुरक्षा नहीं की जानी है। विभिन्न विचारधाराओं के गुटों में शामिल राष्ट्र अब एक दूसरे की सुरक्षा नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया का हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा, क्योंकि ये माना गया कि कोई भी राष्ट्र अकेला तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक सभी सुरक्षित ना हो। अगर एक देश आतंकवाद से पीड़ित है तो दूसरे देश लंबे समय तक उससे महफूज नहीं रह सकते। इसलिए आतंकवाद की लड़ाई में सभी राष्ट्रों को सहयोगी बनना होगा, क्योंकि आज आतंकवाद एक राष्ट्र में है, कल को दूसरे राष्ट्र में, तीसरे राष्ट्र में उसका प्रसार होता रहेगा और एक राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्रों को मिलकर प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास खास तौर से जो उनके पारस्परिक संघर्ष हैं, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जिन मुद्दों को लेकर टकराव है, हितों का संघर्ष है, उन संघर्षों को युद्ध के माध्यम से नहीं या अन्य किसी हिंसक तरीके से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। आपसी बातचीत के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से उनको हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो छोटे राष्ट्र हैं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास के भाव का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए कि वो भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक अभिन्न अंग है, उनका भी अपना खास महत्व है अंतरराष्ट्रीय जगत में। इस तरह का आत्मविश्वास उनके अंदर विकसित करने की कोशिश की जानी चाहिए और वैश्विक सुरक्षा की प्राप्ति के लिए वैश्विक शासन पर जोर दिया जाना चाहिए। जहां कहीं भी शांति भंग होती है और उस शांति स्थापना के लिए अगर सैनिक शक्ति के प्रयोग की जरूरत महसूस की जाती है, तो वो सैनिक शक्ति एक राष्ट्र अपने बल पर उसका प्रयोग ना करे, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के नेतृत्व में ये प्रयत्न भी होना चाहिए। आप देखते हैं कि कहीं भी अगर शांति भंग की घटना होती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, शांति सेनाएं हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं और उस शांति सेना में सभी राष्ट्रों का योगदान होता है। जो समृद्ध राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनका ज्यादा योगदान होता है और जो कम समृद्ध राष्ट्र हैं
जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनका थोड़ा कम योगदान होता है, लेकिन सभी मिलजुल कर इस शांति सेना के माध्यम से उस खास क्षेत्र में, उस खास देश में शांति स्थापना का प्रयत्न करते हैं। आप देख चुके हैं कि कैसे ईरान, इराक में, कुवैत में, इजराइल में, अफगानिस्तान में, इन सब देशों में जहां शांति भंग हुई, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के आधार पर कदम उठाए गए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। तो ये है ग्लोबल सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, मध्यस्थता, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में शांति सेनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कहती है। एक और स्ट्रेटेजी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित है, वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का विचार। ये माना जाता है कि जैसे एक देश के अंदर शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र की सरकार कानून बनाती है और उस कानून का पालन करना नागरिकों के लिए जरूरी होता है। अगर वो उसका पालन नहीं करते तो राज्य के द्वारा उन्हें दंडित किया जाता है। तो राष्ट्रीय व्यवस्था के समान अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी शांति कायम रखने के लिए, संघर्षों के समाधान के लिए, विभिन्न राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक संस्थाओं के द्वारा, जहां पर सभी राष्ट्रों की उपस्थिति होती है, सभी राष्ट्र, सभ्य राष्ट्र आपस में मिलकर सहमति के आधार पर व्यवस्था कायम रखने के लिए, शांति कायम रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करें और न केवल निर्माण करें बल्कि उन कानूनों का वो पालन भी करें, वैसे ही जैसे राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वजूद है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा बनाए गए हैं। युद्ध के नियम हैं, शांति के नियम हैं, कैसे आकाश का प्रयोग राष्ट्रों के द्वारा किन नियमों के अंतर्गत रहते हुए किया जाएगा, समुद्र के किनारे जो राज्य अवस्थित हैं उनके द्वारा समुद्र का प्रयोग कब, किस रूप में और कैसे किया जाएगा, इसके विषय में तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं। और इन कानूनों का उल्लंघन रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी सक्रिय है। राष्ट्रों और व्यक्तियों के विरुद्ध विवादों की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा की जाती है। अगर दो राष्ट्रों के मध्य या कुछ राष्ट्रों के मध्य हितों को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाए जाते हैं। जैसे कई बार आप सुनते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर का जो विवाद था उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की कोशिश कई बार की गई। ऐसे ही अन्य राष्ट्रों के मध्य जो विवाद होते हैं वो भी यूनाइटेड नेशंस में उठाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक ले जाए जाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो निर्णय देता है वो निर्णय संबंधित राष्ट्र के लिए बाध्यकारी नहीं है। जैसे राष्ट्रीय क्षेत्र में अगर न्यायालय निर्णय देता है तो उस निर्णय को मानना सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है, चाहे वो सरकार हो या आम नागरिक हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, यानी अगर कोई राष्ट्र उसे नहीं मानता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि ज्यादातर राष्ट्रों के द्वारा
अपने देश के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता दी जाती है, संधियों को मान्यता दी जाती है और उस मान्यता के आधार पर उसका पालन सुनिश्चित किया जाता है। और अगर कोई राष्ट्र किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना करता है, तो उस राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय जगत में जनमत की नाराजगी झेलनी पड़ती है। आपने सुना होगा कि कई बार पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। किस लिए? क्योंकि वो अपनी जमीन का प्रयोग आतंकवादियों को विकसित करने के लिए, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए कर रहा था और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना इस संबंध में उसके द्वारा की जा रही थी, जो इस बात की मनाही करता है कि कोई भी राष्ट्र आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति के लिए, आतंकवादियों के खात्मे के लिए ये जरूरी है। लेकिन इस नियम का पालन पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में कई बार उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया कि उसके साथ दुनिया का कोई भी देश आर्थिक आदान प्रदान नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कर्ज देती हैं या आर्थिक सहायता देती हैं, पाकिस्तान को उस सहायता से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जनमत का दबाव इतना ज्यादा होता है कि एक राष्ट्र के लिए बाध्यकारी हो जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। हालांकि सैद्धांतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते और कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहेगा कि वो दुनिया के अन्य राष्ट्रों से अलग थलग रहकर, बिना किसी आर्थिक लेन देन के बहिष्कृत रहकर अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सके। ऐसा वो नहीं कर सकता। संभव ही नहीं है कि एक राष्ट्र दुनिया से कटकर, अलग थलग रहकर अपने नागरिकों का विकास कर सके। इसलिए व्यवहार में एक राष्ट्र विवश हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पालन करने के लिए। तो ये थे सुरक्षा संबंधित, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विभिन्न रणनीतियां या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं जो अब तक अपनाई गई हैं राष्ट्रों की सुरक्षा को कायम रखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून की रणनीति, वैश्विक सुरक्षा की रणनीति, सामूहिक सुरक्षा और सबसे प्राथमिक सैनिक गुटबंदियों की रणनीति। अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम कौन से हैं, क्या रूप है उसके वर्तमान समय में।